एपिसोड 72। ये देखकर ज़ूशान के पूर्वज ने उपहास किया, बगुआ सरली थोड़ा दिलचस्प है। उसने एक कदम उठाया और आसपास की दुनिया तुरंत बदल गई, आग के समुद्र में बदल गई। एक और कदम और दुनिया फिर से शांतिपूर्ण हो जाती है, बांस के जंगल में प्रवेश कर जाती है। अचानक बांस का जंगल हिल रहा है। अनगिनत बांस बर्फ के पहाड़ के पूर्वज पर वार कर रहे हैं। ज़ूशान के पूर्वज ने उपहास किया और अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ आसपास के बांस तुरंत शून्य में बदल गए। बागुआ व्यूह के मध्य में डुआनमू जिंग ने मुंह से खून निकाला और मेंग्याओ की ओर देखा। क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है? मेंग्याओ ने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और उसके सामने एक अनियमित गोल आकृति थी, जो किसी ग्रह की तरह हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। वह चिल्लाई, जल्दी करो, थोड़ी देर और रुको। जब डुआन जुपिटर ने ये सुना तो वह केवल अपने दांत पीस सका और अपने हाथ में बागुआ सफेद जेड कंपास को तेजी से हिला सका। अपने आसपास का दृश्य फिर से बदलता देख हिम पर्वत के पूर्वज ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अभी भी मौत से संघर्ष कर रहे हो? तुम वास्तव में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसे पुनः नीचे हिलाने ही वाला था, लेकिन अभी भ्रम में अचानक दो ज्वलंत लाल आकृतियां प्रकट हुईं। मैंने हुओ जुएर और जियानहुओ को एक साथ कार्रवाई करते देखा। एक लाल पक्षी और एक अग्नि ड्रैगन स्नो माउंटेन पूर्वज पर हमला कर रहे हैं। वे दोनों जानते थे कि केवल स्नो माउंटेन पूर्वज को हराकर ही वे जीवित बच सकेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शो देखना जारी नहीं रखेंगे। अनपेक्षित घूंसा। ज़ूशान के पूर्वज ने उपहास किया, थोड़ा खाली। अचानक एक हिम ड्रैगन प्रकट हुआ, जो गुस्से से दहाड़ने लगा और अग्नि ड्रैगन सुजाकू को सीधे अपने मुंह में निगल गया। दोनों के हाव भाव एकदम बदल गए और बर्फ के ड्रैगन ने अपनी पूंछ के एक झटके से उन दोनों को दूर उड़ा दिया। वह जोर से जमीन पर गिरा। हिम पर्वत का पूर्वज उन दोनों को मारने ही वाला था कि उसने देखा कि एक भाला शून्य को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा है। एक ही समय में दूसरी तरफ एक बर्फ की तलवार घुस गई, बेहद तेज। मैंने दो नाजुक शरीरों को हवा में उठते देखा। ये झाओ शिमाए और लिन जुयान थे, जिन्होंने एक साथ कार्रवाई की। हम्फ, चींटी। ज़ूशान के पूर्वज ने उपहास किया और बर्फ ड्रैगन ने आसानी से अपने हाथ की एक लहर के साथ दो लोगों की जादुई शक्तियों को तोड़ दिया और उन्हें सीधे उड़ान भरने के लिए भेजा। लेकिन इस समय चारों ओर सफेद बादल उठे और यह राज्य निकला, और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह था डुआनमू बैक्सुए। वह सफेद बादलों के बीच से गुजरी, बर्फ के ड्रैगन के हमले से बचती हुई सीधे बर्फ पर्वत के पूर्वज के पास पहुंच गई। ज़ूशान के पूर्वज ने जब ये देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि उनकी सांसें थम सी गईं। इससे वास्तव में खेत के टुकड़े टुकड़े हो गए। चींटियां, उसने तिरस्कारपूर्वक कहा और डुआनमू बैक्सुए की ओर इशारा किया। डुआनमू बैक्सु ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से चाकू उठाया, लेकिन यह उंगली बहुत भयानक थी। उसका चाकू उछलकर दूर जा गिरा। बस जब यह उंगली डुआनमू की बर्फ में घुसने वाली थी, दुनिया घूम गई और डुआनमू बैक्सु दूसरी तरफ आ गई। ये प्रतिद्वंद्वी को बचाने के लिए डुआन जुपिटर का परिवर्तन का प्रयोग था। ज़ूशान के पूर्वज जब ये देख रहे थे तो वे नाराज नहीं हुए और उन्होंने मजाकिया अंदाज में डुआन जुपिटर की ओर देखा। ये दिलचस्प है, मैं देखना चाहता हूं कि आपका बागुआ एरे और क्या कर सकता है। वह जल्दी में नहीं लग रहा था और उसने मेंग्याओ को नजरअंदाज कर दिया, जो अपनी अंतिम चाल की तैयारी में थी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डुआन जुपिटर ने सभी को चिल्लाकर कहा। जियानहुआ और अन्य लोगों ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और स्नो माउंटेन पूर्वज से लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले अन्य प्रतिभाशाली लोग भी युद्ध में शामिल हो गए। वे जानते थे कि जब तक ज़ूशान के पूर्वज नहीं मर जाते, तब तक उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। अब वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि बाहरी दुनिया से झाओ फानफान गुप्त क्षेत्र में सुराग खोज लेगा और उन्हें बलपूर्वक ले जाएगा। यह अफसोस की बात है कि इस समय झाओ पिंगफान और बाहर के अन्य लोग बेहद बदसूरत दिख रहे थे। उन्होंने पहले ही भिक्षु को बलपूर्वक वापस खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पाया कि जैसे ही हिम पर्वत के पूर्वज प्रकट हुए, गुप्त क्षेत्र पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। चाहे उन्होंने कुछ भी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की बात है, तो यह और भी असंभव है। गुप्त क्षेत्र में शून्यता स्थिर नहीं है। एक बार जब छठे स्तर की पूछताछ से आगे का कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, तो ये ढह सकता है। इसके अलावा प्रवेश द्वार को सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि अगर आप छठे स्तर के विशेषज्ञों के एक समूह को भी अंदर भेजना चाहें, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते।
अब वे केवल मेंग्याओ और अन्य लोगों को स्नो माउंटेन पूर्वज के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं और प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्नो डेमन के हाथों मरते हुए देख सकते हैं। क्या हम असहाय होकर बस देखते नहीं रह सकते? यान मियाओ के पूरे शरीर में आग की लपटें उठने लगी और उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। कुछ लोग तो अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि बर्फ के रंग का वह गुप्त क्षेत्र जो हमेशा सुरक्षित रहा है, अचानक खतरे से कैसे भर गया। यदि कमरे में किसी को पता था कि क्या हुआ था, तो वह मेंग परिवार का मुखिया मेंग बेनशेंग था। हालांकि मेंग्याओ ने उसे यह नहीं बताया कि वह गुप्त क्षेत्र में क्यों प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उन जूनियर्स के संसाधनों के लिए नहीं जा रही थी। उसका कोई बड़ा उद्देश्य होगा। ज़ुएशान पूर्वज की अचानक उपस्थिति सबसे अधिक संभावना मेंग्याओ के कारण है। बेशक वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिसके कारण लोगों के एक समूह द्वारा उसकी पिटाई हो जाए। जिन लोगों ने इसे जल्दी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, वे और भी अधिक बकबक करने लगे तथा कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पर्याप्त, झाओ पिंगफान चिल्लाया। लिंगहाई दायरे का दबाव फिर से भड़क उठा। एक क्षण के लिए सारा स्थान शांत हो गया। झाओ पिंगफान ने दर्शकों की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, जो हुआ सो हुआ, आपको और क्या चाहिए? उन्होंने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, इसके अलावा हम नहीं जानते कि अंत में कौन जीतेगा। उसकी नज़र मेंग्याओ पर पड़ी जो ताकत जमा कर रही थी। टकराना, महल में लड़ाई अभी भी जारी है और लोग एक के बाद एक मरने लगे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ बहुत सारे बर्फीले जानवर हैं और वे बहुत ताकतवर हैं। यहाँ के लोग भले ही शीर्ष प्रतिभाशाली हों, लेकिन वे बार बार होने वाली लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जियानहो जैसे प्रतिभाशाली लोग भी स्नो माउंटेन एंसेस्टर की घेराबंदी में घायल हो गए थे। प्रतिद्वंद भी बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वे निराश हो गए। यदि दुआन जुपिटर की बागुआ व्यू रचना न होती, तो वे अनगिनत बार मर जाते। क्या आपके पास बस इतना ही है? ज़ूशान के पूर्वज ने अधीरता से कहा। उसे लगा कि वार्म अप लगभग खत्म हो गया है और इसे खत्म हो जाना चाहिए। तुम बस इतना ही कर सकते हो ज़ूशान, तुम केवल निचले क्षेत्र में ही अहंकारी हो सकते हो। यह मत भूलो कि पहले कैसे तुम्हें निचले क्षेत्र में धकेला गया था। एक लंबी आवाज सुनाई दी। इससे स्नो माउंटेन के कुलपति चौंक गए और उन्होंने उधर देखा। जब उसने मेंग्याओ को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते देखा, तो उसे एक तरह का परिचय महसूस हुआ। तुम उस समय मेंग परिवार की लड़की हो, स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने याद किया और आश्चर्य से कहा, आपका मेंग परिवार वास्तव में अद्भुत है। आपके पास हमेशा के लिए जीने का एक तरीका भी है, लेकिन कीमत शायद बहुत अधिक है और परिणाम भी बहुत अधिक हैं। मेंग्याओ ने अनियमित गोले को अपने हाथ में पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, ज़ुएशान, तुम्हें उसी समय मर जाना चाहिए था। स्नो माउंटेन के कुलपति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये केवल इच्छाधारी सोच है। ये तब काम नहीं आया था और अब भी काम नहीं आ रहा है। तो फिर कोशिश करो। मेंग्याओ ने गोले को अपने हाथ में पकड़ा और सीधे बाहर फेंक दिया। इस समय यह अनियमित गोला पत्थर की तरह धुंधला हो गया था, लेकिन जब मेंग्याओ ने इसे बाहर फेंका तो गोला अचानक बेतहाशा बढ़ गया। यह एक विशाल तारे में बदल गया और स्नो माउंटेन पैट्रियार्क की ओर टूट पड़ा। जब तारे हवा में तैरते दिखे तो सभी के चेहरे एकदम बदल गए। पूरे स्थान पर भयानक दबाव छा गया। यहाँ तक कि जियानहुओ और न्याजी के चेहरे पर भी भारी भाव थे। हालांकि उन्हें पता था कि इस हमले का सामना करते हुए उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन जादुई शक्ति के लिए जो मास्टर स्तर को मार सकता था, स्नो माउंटेन पैट्रियार्क शांत था। उल्कापिंड पत्थर एक अच्छी चीज है, लेकिन ये दुख की बात है कि इसका चार्जिंग समय बहुत लंबा है और यह बहुत उपयोगी नहीं है। वह वहां बात तो कर रहा था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कुछ करेगा, मानो वह मरने के लिए तैयार था। धमाका। उल्कापिंड पत्थर ने उतरने से पहले स्नो माउंटेन पैट्रियार्क के कदम उठाने का इंतजार नहीं किया, वह नीचे गिर गया। ये स्नो माउंटेन पैट्रियार्क को ठीक उसी जगह पर लगा। एक अवशिष्ट शक्ति ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और कई भिक्षु और हिम जानवर उड़ गए। इस समय पूरे महल में भी थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई चकित होकर उल्कापिंड पत्थर को देख रहा था। कोई भी बहुत खुश नहीं था, क्योंकि यह बहुत अजीब था। स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने इस हमले को क्यों नहीं रोका? भले ही वह इसका विरोध न कर सके, लेकिन उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए। आखिरकार इस बार दूसरे पक्ष का पुनर्जीवित होना अत्यंत दुर्लभ था और उसके लिए इतना हताश होना असंभव था।
इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि दूसरे पक्ष को विश्वास था कि वह नहीं मरेगा। मेंग्याओ ने उल्का पत्थर वापस ले लिया और सभी ने हिम पर्वत पूर्वज की स्थिति को देखा। लेकिन उन्होंने देखा कि जमीन पर हर जगह अंग फैले हुए थे, जो कि हिम पर्वत के पूर्वज का शरीर था। और इस समय चारों ओर के बर्फ के राक्षस सफेद बर्फ में बदल गए और जमीन पर गिर गए। इन सब बातों से ऐसा लग रहा था कि सभी को ये पता चल गया था कि हिम पर्वत का पूर्वज मर चुका है। मृत, किसी ने अविश्वास से कहा। निश्चित रूप से मर चुका है, शरीर मलबा बन गया है। हाँ, हम बच गए। वह राक्षस अंततः मर गया। मैंने कहा, अगर वह ताओ के शिखर पर पहुंच गया तो क्या होगा? वह फिर भी हमारे हाथों मर जाएगा। अंततः अन्य लोगों ने भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया व्यक्त की और दिखावा करना शुरू कर दिया। केवल मेंग्याओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अभी भी भारीपन था। ये बहुत असामान्य है, सभी लोग सतर्क रहें, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। डुआनमू जिंग ने सतर्कता से कहा, अगर वह मर चुका है तो क्या उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? एक साधक ने घृणा से कहा कि उसे ऐसा लगता है कि हिम पर्वत का पूर्वज पहले ही मर चुका है। ओह, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं मर चुका हूँ? लेकिन इस समय एक बूढ़ी और धीमी आवाज धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगी। भिक्षु का शरीर कांप उठा और उसी समय उसे अपने पेट में रोशनी महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो पाया कि किसी हाथ ने उसके पेट को चीर दिया था। वह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसे किसने मारा, लेकिन उसने जो भी किया वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका जब तक कि उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई और वह खून में बदल गया। आसपास के लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं, क्योंकि हिम पर्वत के पूर्वज जो अवशेष में बदल गए थे वास्तव में वहां प्रकट हुए थे। लेकिन शव अभी भी गहरे गड्ढे में था। यह अविश्वसनीय था। ये उसके असली शरीर नहीं है। उसका असली शरीर यहाँ नहीं है। मेंग्याओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे तुरंत सुराग मिल गया। स्नो माउंटेन पैट्रियार्क ने मेंग्याओ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो। जैसा कि तुमने कहा, ये वास्तव में मेरा असली शरीर नहीं है, और मेरा असली शरीर ऐसी जगह पर है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेंग्याओ की आंखों में भी निराशा झलक उठी। ये प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र है। उसके छिपने की जगह ढूंढना महज एक इच्छाधारी सोच है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? मेंग्याओ ने घबराहट में सोचा, आशा की एक किरण खोजने की कोशिश करते हुए। लेकिन चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, उसे बचने का आखिरी मौका नहीं मिल सका। उसने फिर से डुआनमू जिंग की ओर देखा, शायद उसकी गणना से पता चल सके कि उसका असली शरीर कहाँ है। लेकिन डुआनमू जिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह इसे समझ नहीं सका। क्या तुम हताश हो? तुम्हारा पहले वाला आत्मविश्वास कहाँ गया? हिम पर्वत के पुराने पूर्वज ने मुस्कुराकर मेंग्याओ और अन्य लोगों को ऐसे देखा जैसे वे शिकार हों। दूसरा पहलू, फैंग चेन को चक्कर आ रहा था। यात्रा के दौरान उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि छोटा टावर कई बार दिशा बदल रहा था। इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। टकराना, तभी उसने महसूस किया कि वह जमीन पर गिर गया है, और यद्यपि वह स्वर्ण शरीर के 8वें स्तर पर था, फिर भी उसकी सांस फूल गई। अरे बाप रे! होश में आने के बाद वह तुरंत उठकर बैठ गया और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। यहाँ एक और महल है। लेकिन जब उसने महल को स्पष्ट रूप से देखा तो फैंग चेन दंग रह गया। उसके सामने एक विशाल तालाब था जिसमें क्रिस्टल जैसा साफ सुनहरा तरल बह रहा था। सुनहरे कुंड में एक ताबूत है और सुनहरा तरल लगातार ताबूत में बहता रहता है और ताबूत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। आगे पीछे एक छोटा पेड़ है जो लगभग 1 मीटर ऊंचा है। ये वृक्ष हल्के हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा इनमें विशुद्ध शक्ति होती है। ये सब स्पष्ट रूप से देखने के बाद फैंग चेन सदमे में वहीं खड़ा रहा। ये सुनहरे तरल पदार्थ, क्या ये सब दिव्य शरीर को गर्म करने वाला स्वर्ण जल है? ये दिव्य शरीर शोधन द्रव है जो बाहर बूंद बूंद बिकता है। यहाँ वास्तव में इसका एक पूरा तालाब है, और ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। वह ताबूत वास्तव में त्यानक्सुआन पवित्र लकड़ी से बना है। हे भगवान, ये बहुत आलीशान है। ये त्यानक्सुआन पवित्र लकड़ी उच्च स्तरीय जादुई हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। इस लकड़ी को जोड़ने से आध्यात्मिकता बढ़ सकती है। एक उंगली के आकार का टुकड़ा बाहर लाखों आध्यात्मिक पत्थरों के लिए बेचा जा सकता है। यदि इनमें से कोई भी वस्तु बाहर रखी जाती तो शीर्ष योद्धा उसके लिए लड़ते, और जियोझोउ सम्मेलन के पुरस्कार इन चीजों के सामने हास्यास्पद हैं।
अंततः फैंगचेन की नज़र छोटे पेड़ पर पड़ी। ये कैसा पेड़ है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? यहाँ तक कि फैंगचेन को विरासत में मिली दिव्य किमियागर की स्मृति ने भी उसके सामने वाले छोटे पेड़ को कभी दर्ज नहीं किया था। ये देखकर कि वह इसे नहीं देख सकता, उसने अपनी दिव्य आंखें खोली और फिर से देखा। ये देखकर वह वहीं स्तब्ध रह गया। उसे शांत होने में कुछ समय लगा और वह अविश्वास से उस छोटे पेड़ की ओर देखने लगा। ये विश्व वृक्ष है, और यह पुनर्जन्म से संबंधित विश्व वृक्ष है। विश्व वृक्ष को स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है, और एक वृक्ष एक महान मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा खजाना है जो किसी भी दिव्य हथियार से अधिक शक्तिशाली है, और यह वह खजाना है जो कितियन महाद्वीप के सभी मजबूत पुरुषों को पागल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व वृक्ष पुनर्जन्म के मार्ग से संबंधित है। एक बार जब फैंगचेन इस विश्व वृक्ष को प्राप्त कर लेगा, तो यह अभ्यास करने के 3 सबसे कठिन तरीकों में से एक बन जाएगा। इसमें आसानी से महारत हासिल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, दाओवन के दूसरे स्तर को जागृत करने में कोई समस्या नहीं होगी। दादाजी वेंग जियाओयू, फैंगचेन की आंखें गुस्से से जल रही थीं। शायद उसे सचमुच पुनर्जीवित होने या उन्हें खोजने का मौका मिल गया था। ये सोचते हुए वह विश्व वृक्ष की ओर चल पड़ा, लेकिन छोटे से टावर ने उसे रोक दिया। छोटे टावर ने जवाब दिया और फैंगचेन को पहले ताबूत खोलने के लिए कहा। तभी उसे होश आया, यहाँ एक ताबूत है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कोई जीवित प्राणी हो सकता है, और पुनर्जन्म के साथ दूसरा व्यक्ति अभी भी जीवित हो सकता है। क्या कोई खतरा है? यदि ताबूत में आत्मा सागर क्षेत्र का कोई शक्तिशाली प्राणी है, यदि मैं उसे खोलकर जगा दूं, तो एक जम्हाई मुझे राख में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। छोटे टावर ने फिर से कंपन उत्सर्जित किया, जो ये दर्शाता था कि वह वहां था। तो आपको किस बात का डर था? फैंगचेन ने इसके बारे में सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के ताबूत के पास आया। उसने जोर से ताबूत को खोला और जब ध्यान से देखा तो अंदर एक बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। यदि मेंग याओ और अन्य लोग यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से एक नज़र में पहचान लेते कि यह हिमपर्वत पूर्वज का असली शरीर था। हालांकि फैंगचेन ने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पहचाना। जब वह सोच रहा था कि दूसरा पक्ष कौन था, तो छोटा टॉवर उसके शरीर से निकल गया और स्नो माउंटेन पूर्वज के सिर के ऊपर आ गया। फिर फैंगचेन की हैरान निगाहों के सामने छोटे टॉवर से प्रकाश की एक किरण ने सीधे स्नो माउंटेन पूर्वज को घेर लिया और उसके शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बर्फ और हिम महल, स्नो माउंटेन के कुलपति, जो बहुत गर्वित दिख रहे थे, अचानक कांप उठे। उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ये कैसे संभव है? मेरे वास्तविक शरीर की ऊर्जा क्यों लुप्त हो रही है? उसकी आंखें घबराहट और डर से भरी हुई थीं। वह होश में आना चाहता था और अपने असली शरीर में लौटना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसे किसी चीज ने रोक रखा है। वह बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकता था। बाकी लोग उलझन में स्नो माउंटेन पूर्वज को देख रहे थे। वे पहले से ही मौत से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्नो माउंटेन पूर्वज अचानक घबरा जाएगा। डुआनमू जिंग ने जब ये देखा तो वह द्रवित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि स्नो माउंटेन पैट्रियार्क के असली शरीर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से बागुआ फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया और डुआनमू बेक्सुए को पिछले महल के प्रवेश द्वार पर ले जाया गया। डुआनमू बेक्सु ने स्वाभाविक रूप से डुआनमू जिंग की हरकतों को देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। जब सबकी नजरें हिम पर्वत पूर्वज पर टिकी थीं, तो वह चुपचाप महल में चला गया। नहीं, क्या हो रहा है? मेरे पास जीवित रहने के लिए विश्व वृक्ष है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंततः उसका शरीर पिघलने लगा और बर्फ के ढेर में बदल गया जो जमीन पर गिर गया। यही बात अन्य बर्फीले जानवरों के साथ भी घटित हुई, जो सफेद बर्फ में बदल गए। ये गंभीर संकट बिना किसी स्पष्ट कारण के अप्रत्याशित रूप से हल हो गया। सभी लोग अभी भी भयभीत थे और सोच रहे थे कि वे भाग्यशाली हैं। मैंने सोचा था कि मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। हालांकि स्नो माउंटेन पैट्रियार्क के शब्द भी सभी ने सुने थे। जब उन्होंने वर्ल्ड ट्री शब्द सुना, तो कई लोगों को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने हॉल की ओर देखा जहां से स्नो माउंटेन पैट्रियार्क बाहर आए थे। विश्व वृक्ष, क्या ऐसा हो सकता है कि हिम पर्वत के पूर्वज केवल विश्व वृक्ष पर निर्भर होकर ही अब तक जीवित रह पाए हों? दूसरे शब्दों में, इस गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना छिपा है। विश्व वृक्ष, अंदर अवश्य ही कोई विश्व वृक्ष होगा, किसी ने चिल्लाया और सभी लोग आगे की ओर दौड़ पड़े।
हॉल की ओर भागे। उनमें से मेंग्याओ और डुआनमू जिंग सबसे तेज थे। वे पलक झपकते ही हॉल में पहुंच गए। नियानजी और जियानहुओ जैसी शीर्ष प्रतिभाएं भी बहुत पीछे नहीं हैं, बल्कि काफी पीछे हैं। लेकिन जब वे हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने डुआनमू बेक्सू को अंदर खड़ा पाया। जहां तक विश्व पौधे के पिछले स्थान का सवाल है, वह अब खाली है और वहां कुछ भी नहीं है। विश्व वृक्ष का पौधा क्यों लुप्त हो गया? मेंग जुनियर गुस्से से चिल्लाया। ये दुनिया का सबसे कीमती खजाना था जिसे पाने के लिए उनका मेंग परिवार दृढ़ था। उसने अपनी आंखें डुआनमू बाक्सुए पर टिका दी और चिल्लाया, तुमने विश्व वृक्ष ले लिया, इसे अभी सौंप दो। सभी लालची निगाहें तुरंत डुआनमू बेक्सुए पर पड़ी। विश्व वृक्ष अभी अंदर था, लेकिन डुआनमू बेक्सू के अंदर आने के बाद ये गायब हो गया। ये स्पष्ट था कि यह डुआनमू बेक्सू के शरीर पर था, लेकिन इस समय डुआनमू बेक्सू भी उलझन में थी। जब वह अंदर आई तो ये जगह पहले से ही खाली थी और वहां कोई विश्व वृक्ष भी नहीं था। उन्होंने बताया, मैंने विश्व वृक्ष नहीं लिया। जब मैं आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। बकवास। मेंग जुनियर को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह फिर से चिल्लाया, विश्व वृक्ष हमेशा से यहाँ था। स्नो माउंटेन पैट्रियार्क के बाहर आने के बाद से कोई और अंदर नहीं आया है। आपके अलावा और कौन इसे ले सकता था? डुआनमू बेक्सुए को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह वास्तव में विश्व वृक्ष की ओर आ रही थी, लेकिन प्रवेश करने के बाद विश्व वृक्ष गायब हो गया, जो कि सत्य भी है। सभी की भयंकर और लालची निगाहों का सामना करते हुए वह डरी नहीं। अगर मैं न कहती हूँ तो इसका मतलब ना ही है। आप इस पर विश्वास करें या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे विश्व वृक्ष नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वहां उपस्थित सभी लोगों से डरेगी। डुआनमू जिंग उसके पास आया और शांति से बोला, क्या हुआ सबको? क्या तुम मेरे डुआनमू परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? तभी बाकी लोगों को यह एहसास हुआ कि वे दोनों ऊपरी क्षेत्र के डुआनमू परिवार से थे और यह ऐसी बात थी जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो डुआनमू परिवार से डरते नहीं हैं। नियानजी, जियानहुओ, मेंग जुनियर और अन्य डुआनमू परिवार से डरते नहीं हैं। इसके अलावा विश्व वृक्ष का प्रलोभन बहुत बड़ा है। भले ही यह डुआनमू परिवार को नाराज करता है, फिर भी वे इसे चाहते हैं। मेंग जुनियर ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? मेरा मेंग परिवार इस विश्व वृक्ष को जीतने के लिए बाध्य है। डुआन जुपिटर, क्या आपको लगता है कि आप हम में से बहुतों को अकेले रोक सकते हैं? तो फिर कोशिश करो, डुआन जुपिटर ने हल्के से कहा। अचानक आग और धुएं की गंध धीरे धीरे तेज हो गई और कभी भी आग भड़क सकती थी। सब लोग। इस समय झाओ शिमाए ने कहा, हमने विश्व वृक्ष नहीं देखा है, तो हम ये निष्कर्ष क्यों निकालते हैं कि विश्व वृक्ष को साथ ही ताओवादी डुआनमू ने ले लिया है? शायद ये वास्तव में यहाँ नहीं है। डुआनमू बेक्सू फैंग चेन की मंगेतर है। हालांकि दोनों पक्षों ने पहले एक दूसरे के साथ सौदा नहीं किया था, फिर भी गिरोह को मदद करनी है और उसे अपने में से एक माना जा सकता है। ये सही है। लिन जुया ने यह भी कहा, शायद इसे पहले दूसरों द्वारा छीन लिया गया था। क्या आपको नहीं लगता कि यह संदिग्ध है कि स्नो माउंटेन पूर्वज की अचानक मृत्यु हो गई? हो सकता है कि यह विश्व वृक्ष था जिसे दूसरों ने छीन लिया था, जिसके कारण स्नो माउंटेन पूर्वज की अचानक मृत्यु हो गई। इस कथन को कई लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वास्तव में स्नो माउंटेन पूर्वज की अचानक मृत्यु बहुत संदिग्ध है और यह असंभव नहीं है कि उस समय विश्व वृक्ष को दूसरों द्वारा छीन लिया गया था। लेकिन मेंग जुनियर डुआनमू बेक्सू को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो, वह सबसे बड़ी संदिग्ध है। संदेह दूर होने से पहले उसे अपने शरीर पर मौजूद सभी स्टोरेज रिंग और अन्य चीजें निकालकर हमें जांच करानी चाहिए। ये सही है। कई लोग भी इससे सहमत थे। नियान जी ने भी ठंडे स्वर में कहा, विश्व वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और हम किसी भी संदिग्ध बिंदु को अनदेखा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शरीर की तलाशी ही सबसे अच्छा तरीका है। इसके बारे में सोचना भी मत। डुआनमू बेक्सुए ने बिना सोचे सीधे कहा। वह डुआनमू परिवार की प्यारी बेटी के साथ इतना अन्याय कैसे हुआ? ये ठीक ही होना चाहिए, भले ही यह काम न करे। मेंग जुनियर चिल्लाया और दाओ वेन तुरंत उसके पीछे प्रकट हुए और वास्तव में 12 दाओ वेन थे। 6 दूसरे स्तर के ताओवादी ग्रंथ। यह एक और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति निकला। नियान जी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसे विश्व वृक्ष जीतना ही है, जो उसके भविष्य से जुड़ा है। अन्य लोग भी डुआनमू भाई बहनों को दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें घेर रहे हैं। तो फिर कोशिश करो,
डुआनमू बैक्स्यू स्वाभाविक रूप से डरता नहीं है, दाओवन इसे दिखाता है। डुआनमू जिंग डुआनमू बैक्स्यू के सामने खड़ा था, उसके हाथ में बागुआ सफेद सेट कंपास था, वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार था। केवल झाओ शिमाए, लिन जुयान, जियान हु झुए और अन्य उदासीन रहे और उनके पास कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं थी। दूसरा पहलू, ताबूत में लेटे हुए स्नो माउंटेन पूर्वज ने अचानक अपनी आंखें खोली और फैंग चेन और जियाओटा को घूरने लगे। इस दृश्य ने फैंग चेन को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ूशान का पूर्वज जो बेजान था, अचानक अपनी आंखें खोल देगा। ज़ूशान के पूर्वज जो जाग गए थे, वे जियाओटा के अवशोषण का विरोध करना चाहते थे। लेकिन उसे यह पता चला कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह उस छोटे से टॉवर को हिला नहीं सकता। यह क्या है? मैं इसका विरोध क्यों नहीं कर सकता? यह उसका असली रूप है। उसके पास आध्यात्मिक समुद्र स्तर की युद्ध शक्ति है, लेकिन जियाओटा द्वारा दबा दिया गया था। यदि दूसरा पक्ष पहले हमला करता है, तो भी उसके पास बचाव करने की ताकत न होना असंभव है। ज़ूशान के पूर्वज छोटे टॉवर को घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ सोचा हो, उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये कैसे संभव है? तुम अभी भी दुनिया में कैसे मौजूद हो? तुम्हें दबाया नहीं जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, शियाता उसे और अधिक बोलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी एकाग्रता बढ़ा दी। एक पल में हिम पर्वत के पूर्वज सूखी हड्डियों में बदल गए और उनकी जीवन शक्ति गायब हो गई। राजसी बर्फ पर्वत पूर्वज जियाओटा के हाथों बहुत ही दयनीय तरीके से मर गया। अगर ये बात फैल गई तो पता नहीं क्या हंगामा मच जाएगा। इसे अवशोषित करने के बाद छोटा टावर शून्य में तैरने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उस शक्ति को परिष्कृत कर रहा था जिसे उसने अभी अभी अवशोषित किया था। यह उतार चढ़ाव का एहसास कराता है और फैंग चेन को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति देता है। दमन, फैंग चेन का दिल धड़क उठा, क्योंकि स्नो माउंटेन के पूर्वज ने छोटे टॉवर को पहचान लिया था। लेकिन जियाओटा नहीं चाहता था कि उसे इसके बारे में पता चले। छोटे टॉवर के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए फैंग चेन ने इसके बारे में ध्यान से नहीं सोचा। चाहे जो भी हो, जियाओटा ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद से उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, और उसने उसकी जान भी बचाई है। छोटा सा शिवालय भी उसके मालिक ने उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया था। उसे विश्वास था कि उसका मालिक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने दिव्य शरीर को तरोताजा करने वाले सुनहरे जल से भरे तालाब को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। स्वर्ण शरीर क्षेत्र से दिव्य शक्ति क्षेत्र तक पहुंचना भी एक महत्वपूर्ण सीमा है, जो यह निर्धारित करती है कि भौतिक शरीर आगे जा सकता है या नहीं। और इन सुनहरे पानी, साथ ही देवताओं और राक्षसों के खून के साथ, फैंग चेन का भौतिक शरीर निश्चित रूप से पूरी तरह से टूटने में सक्षम होगा। तुरंत ही उसने सोने के पानी को घड़ों में भरना शुरू कर दिया, ताकि एक भी बूंद पानी शेष न रहे। ये सब करने के बाद वह हिम पर्वत पूर्वज का ताबूत उठा ले गया। जहां तक हिम पर्वत पूर्वज के शरीर की बात है, फैंग चेन ने इसके बारे में सोचा और उसका उचित तरीके से निपटान किया। आखिर दूसरे पक्ष ने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है, और शरीर का भी अच्छा ख्याल रखना होगा। इसलिए उन्होंने शव को अग्नि में जला दिया, जिसे शांति में विश्राम माना जा सकता है। ये सब करने के बाद उसकी नज़र विश्व वृक्ष पर पड़ी। मुझे इस चीज का क्या करना चाहिए? इसे स्टोरेज बैग में रखूं या क्या? फैंग चेन को नहीं पता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस तरह के खजाने से कैसे निपटना है, और दिव्य किमियागर को भी यह याद नहीं था। यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे पक्ष ने यह नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना प्राप्त करने में सक्षम होगा। जैसा कि फैंग चेन सोच रहा था, छोटे टॉवर ने हिम पर्वत पूर्वज की ऊर्जा को परिष्कृत कर दिया था। इसका स्वरूप फिर से थोड़ा बदल गया, और यह अधिक नया हो गया, तथा इस पर अधिक प्रग्रंथ अंकित हो गए। उसने देखा कि फैंग चेन को नहीं पता था कि छोटे टॉवर से कैसे निपटना है, इसलिए उसने कई आध्यात्मिक तंतुओं में तब्दील होकर विश्व वृक्ष तक अपना विस्तार कर लिया। छोटे टॉवर के बंधन का सामना करते हुए विश्व वृक्ष ने शांति से व्यवहार किया और बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। ठीक इसी तरह इसे बांधने के बाद छोटे टॉवर ने सीधे विश्व वृक्ष को खींच लिया। फिर वे एक साथ फॉर्म चेन के दानतियान में गए। क्या यह अंदर आ सकता है? फैंग चेन ने संदेह व्यक्त किया। आखिरकार विश्व वृक्ष एक भौतिक इकाई थी, ये शरीर की सतह से सीधे कैसे प्रवेश कर सकती है? लेकिन जब विश्व वृक्ष ने फैंग चेन के शरीर को छुआ, तो वह हरे रंग की प्रतिदीप्ति में बदल गया। जब उसने पुनः यह महसूस किया तो विश्व वृक्ष दानतीन में प्रकट हो चुका था और छोटे टॉवर के पास एक कोने में लगा हुआ था।
जहां तक दानतियन के केंद्र की बात है, वह अभी भी छोटे टावर द्वारा कब्जा किया हुआ था। बस ऐसे ही हल कर लिया। फैंग चेन दंग रह गया। ये तो बहुत आसान था, लेकिन इससे पहले कि वह ध्यानपूर्वक देख पाता कि विश्व वृक्ष उसे क्या लाभ पहुंचा सकता है, आसपास का स्थान विघटित होने लगा। क्या ये विश्व वृक्ष इस गुप्त क्षेत्र के निर्माण का केंद्र हो सकता है? अब जबकि विश्व वृक्ष ने मुझे अपना स्वामी मान लिया है, तो गुप्त क्षेत्र भी विघटित होना शुरू हो गया है। लेकिन उसे खतरे की चिंता नहीं थी। आखिरकार यह विघटन था, पतन नहीं। विघटन के बाद उन्हें प्रवेश द्वार पर भेज दिया जाएगा ताकि उनके जीवन को कोई खतरा न हो। डुआनमू बेक्सुए और अन्य लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक गुप्त क्षेत्र ढह गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन हर कोई अभी भी डुआनमू बेक्सु को लालच से देख रहा था। उन्हें यह विश्व वृक्ष अवश्य मिलना चाहिए। एक चक्करदार दौरे के बाद सभी को गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया और वे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में वापस आ गए। झाओ पिंगफान को यह देखकर राहत मिली कि सभी लोग सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र डुआनमू बेक्सु पर पड़ी। न केवल वह, बल्कि बाकी सभी लोग एक जैसे थे। वीडियो के माध्यम से उन्होंने डुआनमू बेक्सुए को हॉल में प्रवेश करते देखा और विश्व वृक्ष के अस्तित्व के बारे में जाना। वे अन्य किसी से बेहतर जानते थे कि विश्व वृक्ष क्या दर्शाता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे लेना चाहते थे। जैसे ही डुआनमू जिंग को टेलीपोर्ट किया गया, उसने अपने पीछे डुआनमू बेक्सु की रक्षा की और वहां मौजूद सभी लोगों को ठंडे भाव से देखा। अन्य लोग कोई कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि केवल शांति से डुआनमू भाई बहनों को देख रहे थे। कुछ देर के लिए दृश्य थोड़ा अजीब हो गया। बाहर आने के बाद मेंग याओ दुखी दिखी। वह पहले से ही जानती थी कि विश्व वृक्ष डुआनमू बेक्सु के हाथ में नहीं था। इसका कारण भी बहुत सरल था, अर्थात विश्व वृक्ष गुप्त क्षेत्र व्यूह का मूल था। केवल जब व्यूह का मूल परिष्कृत हो जाएगा, तभी गुप्त क्षेत्र ढह जाएगा। उस समय डुआनमू बेक्सु के पास विश्व वृक्ष को परिष्कृत करने का कोई मौका नहीं था। दूसरे शब्दों में, विश्व वृक्ष किसी और पर गिर गया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वह ऐसा कहती भी तो कोई इस पर विश्वास नहीं करता। आखिर वह भी तियाननान क्षेत्र से है। कौन गारंटी दे सकता है कि वह डुआनमू भाइयों और बहनों के साथ गठबंधन या कुछ और बनाएगी? फैंग चेन ने भ्रमित भाव से चारों ओर देखा। क्या स्थिति है? हर कोई डुआनमू भाइयों और बहनों को क्यों देख रहा है? क्या हुआ? उन्होंने डुआनमू जिंग को संदेश भेजा, भाई डुआनमू, क्या हुआ? डुआन मैक्सिम ने फैंग चेन की ओर नहीं देखा, बल्कि सिर्फ एक संदेश के माध्यम से कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। भाई फैंग को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, बस किनारे से देखें। गलतफहमी हुई। फैंग चेन उलझन में था, लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वह पहले ये देखना चाहता था कि गलतफहमी क्या है। अगर डुआनमू भाई बहनों को वाकई कोई खतरा हुआ, तो उसके लिए कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर बाद नियानजी पहले बोले। उसने झाओ पिंगफान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, इस व्यक्ति के शरीर पर विश्व वृक्ष है। वहां मौजूद किसी को भी ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सबने यह वीडियो में देखा था। केवल फैंग चेन अपना मुंह खोले हुए डुआनमू बेक्सु को देख रहा था। विश्व वृक्ष, क्या यह मुझ पर नहीं है? क्या गुप्त क्षेत्र में कोई और है? ये बहुत ज्यादा खर्च होगा। फैंग चेन ने संदेह से सोचा। झाओ पिंगफान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप डुआनमू भाइयों और बहनों को देखा। जहां तक तियानजियान संप्रदाय के गुरु का प्रश्न है, वह कोने में काम रहा था। मैंने शुरू में सोचा था कि जिन दो प्रतिभाशाली लोगों को मैंने भर्ती किया है, वे तियानजियान संप्रदाय को बहुत ऊंचे स्थान पर ला सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे मुश्किल में हैं। अब वह केवल चुप रह सकता है और ये दिखावा कर सकता है कि वे दोनों लोग क्यूशू सम्मेलन में उनके तियानजियान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। बस इसी तरह दृश्य फिर से शांत हो गया। अंत में स्वर्गीय मंदिर के चिड़चिड़े भगवान ने अगुवाई की और कहा, छोटे दोस्त डुआनमू, ये विश्व वृक्ष मेरे क्यूशू में है, इसलिए यह मेरे क्यूशू का है। कृपया इसे सौंप दो। आपके ऊपरी क्षेत्र के संसाधन मेरे निचले क्षेत्र के संसाधनों से कहीं बेहतर हैं। आपको एकमात्र अवसर के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है? एक और शक्तिशाली व्यक्ति ने धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका ऊपरी क्षेत्र हमें निचले क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता? किसी और ने बहुत गुस्से से कहा, वास्तव में उच्च क्षेत्र द्वारा निम्न क्षेत्र को दबाना और अवसरों को जब्त करना कोई असामान्य बात नहीं है। अतीत में जब क्यूशू को ऊपरी क्षेत्र तक मुक्त पहुंच प्राप्त थी,
तो ऊपरी क्षेत्र से महान शक्तियां कभी कभी निचले क्षेत्र में आती थी और कुछ महान अवसरों को छीन लेती थी जो क्यूशू के होने चाहिए थे। अब चूंकि चैनल अवरोध हो गया है तो ये घटना बेहतर है, लेकिन ये महाशक्तियां आज भी उस उत्पीड़न को याद करती हैं जो उस समय उच्च वर्ग ने उन पर किया था। विश्व वृक्ष सौंप दो, टियानान क्षेत्र में वापस जाओ। क्यूशू में ये हमारा अवसर है। कई शक्तिशाली लोग भयानक दबाव के साथ बाहर निकले और अन्य भिक्षु भी उन्हें क्रोध से घूरने लगे। डुआनमू बेक्सुए उसे तब तक जीवित नहीं जाने देगी जब तक वह विश्व वृक्ष उसे नहीं सौंप देती। भयानक दबाव का सामना करते हुए डुआनमू बेक्सुए को बहुत पीड़ा महसूस हुई। उसने कहा, मैंने विश्व वृक्ष नहीं लिया। जब मैं अंदर गई तो विश्व वृक्ष गायब था। नियान जी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आपको लगता है कि हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे? मैं आंतरिक राक्षस की शपथ ले सकता हूँ। डुआनमू बेक्सुए ने फिर कहा, वह मूर्ख नहीं है और समझती है कि उसका भाई भी वर्तमान संकट को हल करने में सक्षम नहीं हो सकता। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में असंतुष्ट है तो भाई बहन वास्तव में यही रह सकते हैं। आंतरिक दानव शपथ, नियान जी ने व्यंग्य किया। विश्व वृक्ष के लिए आंतरिक दानव की शपथ तोड़ना, इसका क्या मतलब है? यद्यपि आंतरिक दानव शपथ ताओवादी हृदय को प्रभावित करेगी, लेकिन इसे तोड़ना असंभव नहीं है। क्या क्यूशू में ही इसे तोड़ने का कोई तरीका है? उच्च त्यानान क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। तो फिर तुम इस पर विश्वास करने से पहले और क्या करना चाहती हो? डुआनमू बेक्सु ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। आप इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नियान जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेशक ये शरीर की तलाशी है। असंभव, डुआनमू बेक्सु और डुआनमू जिंग ने एक स्वर में कहा। वे समझते हैं कि भले ही स्टोरेज रिंग में उनकी तलाशी ली जाए, लेकिन जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक उनकी तलाशी ली जाएगी। और बॉडी सर्च एक बहुत बड़ी वर्जना है। इससे न केवल आपके बारे में सब कुछ एक नज़र में देखा जा सकेगा, बल्कि अगर सामने वाला आपके साथ कुछ करना चाहे तो ये बहुत आसान होगा। असंभव, फिर तो बात करने को कुछ भी नहीं है। नियान जी ने हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि आप विश्व वृक्ष को सौंपने की योजना नहीं बना रहे हैं। हमने इसे नहीं लिया, डुआन जुपिटर ने फिर कहा, लेकिन बदले में उन्हें सभी की ओर से तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि मिली तथा किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फैंग चेन, जो किनारे से देख रहा था, समझ गया। ऐसा माना जाता है कि डुआनमू बेक्सुए ने किसी तरह विश्व वृक्ष को छीन लिया था और वह उसे हटाने के लिए मजबूर करना चाहती थी। लेकिन डुआनमू बेक्सु को विश्व वृक्ष बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि असली विश्व वृक्ष उसके दानतियान में था। लेकिन वे चाहे जैसे भी समझाएं, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहता। डुआन जुपिटर ने गहरी सांस छोड़ी और इस समय उसे अपने मूल निर्णय पर पछतावा हुआ। यदि उसे पहले से पता होता तो उसे अपनी बहन को हॉल में जल्दी प्रवेश नहीं करने देना चाहिए था और खुद को इतनी परेशानी में नहीं डालना चाहिए था। उसे विश्वास था कि उसकी बहन झूठ नहीं बोलती, लेकिन उसके अलावा और कौन इस बात पर विश्वास करेगा? वह केवल अपने परिवार का दिखावा कर सकता था। हर कोई, क्या आप डुआनमू परिवार के खिलाफ जाने वाले हैं? अगर हम यहाँ मर जाते हैं तो डुआनमू परिवार इसे कभी भी आसानी से नहीं जाने देगा। आप अभी भी हमें दबाने के लिए डुआनमू परिवार का उपयोग करना चाहते हैं। एक मजबूत आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अब वह क्यूशू नहीं रहा जहां मार्ग अभी भी था। अगर आपका डुआनमू परिवार यहां आना भी चाहे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या इस बार यह हमारी जीवझोऊ झानली है? तुम सच में सोचते हो कि ऊपरी डोमेन से नीचे आने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो? डुआनमू जिंग ने व्यंग्य किया, अगर हमने इस बार पहले से ही स्नो माउंटेन पूर्वज को नहीं जगाया होता जब वह वास्तव में पुनर्जीवित हुआ, तो आपका जीवझोऊ खंडहर में बदल गया होता। हमारे बिना, क्या आपको लगता है कि आप विश्व वृक्ष की आकृति देख सकते हैं? हिम पर्वत पूर्वज का प्रारंभिक पुनरुत्थान वास्तव में टूट गया था, अन्यथा उसने केवल शिखर साधना के लिए नहीं कहा होता। यदि वह पूर्ण रूप से पुनर्जीवित हो गया, आध्यात्मिक सागर क्षेत्र से ऊपर उसकी साधना के साथ, तो संपूर्ण जीवझोऊ वास्तव में नष्ट हो सकता था। हिम पर्वत के पूर्वज का शिकार न केवल विश्व वृक्ष के कारण किया गया, बल्कि वध में आनंद लेने के उसके चरित्र के कारण भी किया गया। चाहे आप कितना भी कहें, ये बेकार है। विश्व वृक्ष सौंप दो और तुम बच जाओगे। स्वर्ग के प्रभु ने ठंडे स्वर में कहा, वह विश्व वृक्ष चाहता था। मैं फिर कहता हूँ, मेरे पास ये नहीं है। डुआनमू बेक्सुए ने फिर कहा। स्वर्ग के परमेश्वर ने ये सुनकर आह भरी। ऐसा लगता है कि आप विश्व वृक्ष को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं।
इस मामले में हम केवल बल का प्रयोग कर सकते हैं। अगले ही क्षण उसका आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र दबाव टूट पड़ा, जिसने डुआनमू भाइयों और बहनों को घेर लिया। दोनों तत्काल ही दब गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। यद्यपि वे उच्च वर्ग से आए थे और उनके पास बहुत साधन थे, लेकिन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के सामने वे चींटियों से भिन्न नहीं हैं। ये देखकर स्वर्गीय देव महल के स्वामी और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए और उन्होंने डुआनमू बैक्स्यू को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाशी लेने का इरादा किया। तुम्हारी हिम्मत! डुआनमू जिंग दहाड़ा और विरोध करना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो, वह केवल पूछने वाले दाव क्षेत्र में था। वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के लिए एक मैच कैसे हो सकता था, और उसे दबा दिया गया था। उसने निराशा और अनिच्छा दिखाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर सका? रुकना! अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी और फिर एक विशालकाय राक्षस पतली हवा से प्रकट हुआ। स्वर्गीय देव महल के स्वामी के बड़े हाथ की ओर दबाया। टकराना! विशालकाय राक्षस ने उस विशालकाय हाथ को काटकर एक क्षण में तोड़ दिया। स्वर्गीय देव महल के स्वामी दंग रह गए और क्रोधित होकर बोले, ये कौन है? लेकिन अचानक एक आकृति डुआनमू भाइयों और बहनों के सामने प्रकट हुई और शांति से स्वर्गीय देव महल के भगवान को देखा। ये जूनियर है। सब लोग उस ओर देखने लगे और थोड़ा अचंभित रह गए। डुआनमू भाइयों और बहनों के सामने फैंगचेन खड़ा था और जिसने अभी कार्रवाई की थी वह राक्षस पूर्वज था। फैंगचेन के इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जल्द ही उनकी हैरानी खत्म हो गई। गुप्त क्षेत्र में डुआनमू बैक्स्यू ने बड़े ही ऊंचे स्वर में घोषणा की कि फैंगचेन उसका मंगेतर है। फैंगचेन के लिए अब कार्रवाई करना उचित था। हालांकि ये कदम सभी की नज़र में बेहद मूर्खतापूर्ण था। विश्ववृक्ष जियोझोउ को अवश्य ही जीता जाना चाहिए, तो फिर फैंगचेन के कारण इसे कैसे नहीं जीता जा सकता? डुआनमू जिंग भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंगचेन इस समय खड़ा हो जाएगा। डुआनमू बैक्स्यू की आंखें हल्की लाल थीं और उसने फैंगचेन को प्रशंसा और प्रेम से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंगचेन इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके लिए खड़ा होगा। ये हो सकता है? क्या यही प्यार है? क्या जूनियर, क्या तुम उनके लिए खड़े होना चाहते हो? स्वर्गीय देव महल के स्वामी को ठंड लग रही थी। वह पहले से ही फैंगचेन द्वारा उसके महल के तियांजियों की हत्या से बहुत असंतुष्ट था। अब वह उसके अच्छे कर्मों को बर्बाद कर रहा है जिससे वह हत्या करना चाहता है। लेकिन स्वर्गीय देव महल के स्वामी के जानलेवा दबाव का सामना करते हुए फैंगचेन उदासीन दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तार्किक रूप से मुझे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ से चले जाओ। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। यह मत सोचो कि तुम राक्षस पूर्वज द्वारा संरक्षित हो सकते हो। इस बार यह जियोझोउ से संबंधित है, न कि केवल त्यानशिन मंदिर की शक्ति से। त्यानशिन मंदिर के भगवान ने ठंडे स्वर में कहा, और उसी समय जियोझोउ की सारी सेनाओं को पानी में खींच लिया। झाओ पिंगफान और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से त्यानशिन मंदिर के स्वामी के उद्देश्य को देखा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फैंगचेन अभी भी मुस्कुराया, धीरे से अपना सिर हिलाया और दृढ़ भाव से कहा, लेकिन मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा क्योंकि वह मेरी मंगेतर है। वह वास्तव में इसकी परवाह नहीं करना चाहता। यदि कोई और व्यक्ति उसके लिए दोष ले लेता तो भी वह खुश रहता। लेकिन डुआनमू बैक्स्यू और डुआनमू जिंग उसके दोस्त हैं। विश्ववृक्ष पर कब्जा करने का दोषी वह स्वयं था और वह नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष उसके लिए दोष ले। जूनियर, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे क्यूशू को अपमानित किया है। जियोझोउ, जियू, कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति उसे भड़काने का साहस नहीं करेगी और दुनिया का दुश्मन होने में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, फैंगचेन ने पूरे दर्शकों पर नजर डाली। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है शियाओ फैंग, इसमें शामिल न होना ही बेहतर है। यान मियाओ बोला, वह अब और देरी नहीं करना चाहता था। झाओ शिमाई का दिल टूट गया। उसने झाओ पिंगफेन की ओर देखा। दादाजी। झाओ पिंगफान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, माया, आपको विश्ववृक्ष का महत्व पता होना चाहिए। ये हमारे लिए ऊपरी और निचले डोमेन की अड़चन को तोड़ने का मुख्य कारक हो सकता है। लेकिन साथ ही ताओवादी डुआनमू ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। झाओ शिमाई ने कहा। झाओ पिंगफान ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिखता है या नहीं, हमें ये सुनिश्चित करना है कि कुछ भी गलत न हो। लेकिन
झाओ शिमाई ने चिंतित भाव से फैंग चेन की ओर देखा। चिंता न करें, झाओ पिंगफान ने कहा, इस मामले का फैंग शियाओ से कोई लेना देना नहीं है। वह यहाँ दानव पूर्वज के साथ ठीक रहेगा। ये सुनकर झाओ शिमाई को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित था। फैंग शियाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, रास्ते से हट जाओ वरना तुम क्यूशू के दुश्मन बन जाओगे। स्वर्गीय मंदिर के स्वामी ने फिर कहा। उनके शब्द पहले से ही बहुत कठोर थे। यदि राक्षस पूर्वज न होते तो वह इस जूनियर को थप्पड़ मारकर मार डालता। नमस्ते, फैंग चेन ने भावुक होकर कहा, क्यूशू का दुश्मन होना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी सोचने की हिम्मत नहीं की, चाहे वह समय कोई भी रहा हो। ऐसी स्थिति में आप रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? स्वर्गीय मंदिर के भगवान ने फिर चिल्लाया। भाई फैंग। डुआन जुपिटर ने कृतज्ञतापूर्वक फैंग चेन की ओर देखा और उसे धन्यवाद दिया। बचाव के लिए आने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, लेकिन आज जो हुआ वह हमारे नियंत्रण से परे है। रास्ते से हट जाओ, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। फैंग चेन। डुआनमू बैक्स्यू ने एक मीठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है और आपको इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों को समझ में आ गया था कि फैंग चेन ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन वे फैंग चेन को नीचे नहीं घसीटना चाहते थे। फैंग चेन ने अपना सिर दृढ़ता से हिलाया और कहा, नहीं, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। जिउझोउ का दुश्मन बनो, तो क्या हुआ? शेनडोंग क्षेत्र में उसने तियान्यू दिव्य संप्रदाय का दुश्मन बनने का साहस किया। तो क्या हुआ अगर हम अब क्यूशू के दुश्मन हैं? और डुआनमू भाई बहन भी उसी की वजह से ऐसे थे। उन दोनों ने भी अपनी जान बचाई थी, इसलिए इस तरह वे अपने जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुका सकते हैं। हर कोई चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन डुआनमू भाइयों और बहनों के लिए ऐसा करने को तैयार होगा। ऐसी स्थिति का सामना करने पर करीबी रिश्तेदार भी डुआनमू भाई बहनों को छोड़ने में संकोच नहीं करते थे। फैंग चेन, जो न तो रिश्तेदार है और न ही परिचित, दुनिया के साथ खड़े होने की बजाय उनका दुश्मन बनना पसंद करेगा। डुआन मक्सिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन प्यार और न्याय को इस हद तक महत्व देगा। डुआनमू बैक्सुए तो इतनी भावुक हो गई कि रोने लगी। उसने वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचा था। इस जीवन में मैं फैंग चेन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? स्वर्गीय मंदिर का स्वामी क्रोधित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना जिद्दी होगा। उसने फिर से दानव पूर्वज की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मास्टर दानव पूर्वज, कृपया अपने लोगों को ले जाइए, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। हमें यह विश्व वृक्ष अवश्य मिलेगा। दानव पूर्वज ने उसे ठंडी नजर से देखा, जिससे स्वर्ग के मंदिर के सिर के बाल तुरंत खड़े हो गए। फिर भी उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। आखिरकार वह दानव पूर्वज के खिलाफ अकेला नहीं था। दानव पूर्वज ने शांति से कहा, तुम गलत हो। वह मेरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि मैं उसका दानव हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। दूसरे शब्दों में, फैंग चेन ही वह व्यक्ति है जो निर्णय लेता है। वह जो भी दानव पूर्वज से करवाना चाहता है, दानव पूर्वज को वही करना होगा। उन्होंने फैंग चेन को गहराई से देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि दूसरे पक्ष ने दानव पूर्वज को किस तरह का परमानंद सूप दिया था जिससे आत्मा सागर क्षेत्र के राक्षस इतने आज्ञाकारी बन गए। फैंग चेन ने कृतज्ञतापूर्वक दानव पूर्वज की ओर देखा। वह समझ गया कि दूसरे पक्ष ने यह बात जिनदान के लिए कही थी। मास्टर दानव पूर्वज, आप वास्तव में मुझे प्रतीक्षा करने से रोकना चाहते हैं। यान मियाओ ने फिर कहा, यद्यपि आप शक्तिशाली हैं, फिर भी हम एक साथ लड़ने की ताकत से रहित नहीं हैं। वहां आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 4 शक्तिशाली स्वामी मौजूद थे, और चाहे दानव पूर्वज कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कभी भी उन चारों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन दानव पूर्वज डरे नहीं उन्होंने अपना मन बदलने का इरादा किया। उन्होंने फिर भी शांति से कहा, आप सभी मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। मैं केवल आदेशों का पालन करता हूँ। ये सुनकर झाओ पिंगफान और अन्य लोगों ने आह भरी। दानव पूर्वज ने अभी भी निर्णय लेने की शक्ति फैंग चेन के हाथों में छोड़ दी। यान मियाओ ने फैंग चेन को देखा और कहा, छोटे दोस्त फैंग, मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। लेकिन यह मामला जिउझोउ की उपलब्धियों से संबंधित है और मैं हार नहीं मान सकता। हालांकि तुम्हारा एक दानव पूर्वज है,
मुझे डर है कि अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो दानव पूर्वज के लिए तुम्हारी रक्षा करना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचो। दानव पूर्वज के डिजिटल स्पिरिट सागर क्षेत्र में फंस जाने के कारण फैंग चेन और अन्य लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए। यह एक गतिरोध है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। भाई फैंग, पीछे हट जाओ। फैंग चेन, धन्यवाद। डुआनमू जिंग और डुआनमू बैक्स्यू ने भी मनाने के लिए बात की। वे अभी भी बहुत संतुष्ट थे कि फैंग चेन उनके लिए खड़ा हो सका। सभी की निगाहें फैंग चेन पर टिकी थी, ये सोच रहे थे कि क्या वह सख्त बने रहेंगे या रास्ते से हट जाएंगे। ठीक उसी तरह फैंग चेन एक पल के लिए खड़ा रहा और मुस्कुराया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। तुम मौत की तलाश में हो। स्वर्गीय मंदिर का प्रभु क्रोधित है। अन्य सशक्त व्यक्तियों ने भी अपनी बात रखी। फैंग चेन, हम राक्षस पूर्वज की खातिर बार बार तुम्हारे प्रति सहनशील हैं। ऐसा मत सोचो कि हमारे पास वास्तव में तुमसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप हमें क्रोधित करेंगे तो राक्षस पूर्वज आपको नहीं बचा पाएंगे। वे सभी दबाव में आ गए और फैंग चेन को घेर लिया। इस समय फैंग चेन इस दुनिया में एक पापी की तरह था, जो दूसरों के न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस क्षण में लौट आया है जब वह निंगतियानचेन से घिरा हुआ था और मरने के अलावा कोई उम्मीद नहीं थी। उसे अकेले मौत का इंतजार करने का एहसास पसंद नहीं था, लेकिन उसे इसका सामना करना पड़ा। उसे चोट मत पहुंचाओ। लेकिन इस समय एक चतुर व्यक्ति ने अचानक दुनिया को अवरुद्ध कर दिया। फैंग चेन दंग रह गया और उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जो आया था। ये चतुर व्यक्ति लंबा नहीं था, बल्कि छोटा और बचकाना था। ये झाओ शिमाई था। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए, और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक और चतुर व्यक्ति फैंग चेन की दूसरी ओर आ गया। चतुर व्यक्ति ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी दृढ़ आंखें और ठंडा और सुंदर चेहरा सभी को बता रहा था, यदि आप फैंग चेन को मारना चाहते हैं तो पहले उसे मार दो। ये व्यक्ति लिन जुएयान के अलावा और कौन हो सकता है? सन्नाटा, सारा स्थान शांत था। अगले ही पल चीखें गूंज उठी। ये झाओ शिमाए और लिन जुएयान के पीछा करने वालों की चीखें थीं। वे पहले से ही इस बात से बेहद व्यथित थे कि 3 प्रमुख क्षेत्रों की खूबसूरत लड़कियों ने फैंग चेन को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसका पीछा किया था। फैंग चेन को जियोझोउ के खिलाफ जाने का साहस करते देख वे बहुत खुश हुए और उम्मीद कर रहे थे कि कोई फैंग चेन को वहीं मार देगा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में लिन जुएयान और झाओ शिमाई ने वास्तव में फैंग चेन का पक्ष लेने का फैसला किया। मेर, तुम क्या कर रहे हो? झाओ पिंगफान को उम्मीद नहीं थी कि झाओ शिमाई ऐसी होगी, और उसने डांटा। शुएयान, जल्दी वापस आओ। टोंगटियन भी थोड़ा अचंभित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन जुएयान, जो हमेशा शांत रहता था, इस बार इतना आवेगपूर्ण होगा। नहीं, लेकिन दोनों लड़कियों ने एक स्वर में उनका जवाब दिया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, हमें उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बकवास, झाओ पिंगफान ने फिर से डांटा। झाओ शिमाई को वापस पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। टोंगटियन ने लिन जुएयान को वापस पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय दानव पूर्वज ने कार्रवाई की और दोनों को रोकने के लिए एक राक्षसी बाधा में बदल गया। दानव पूर्वज, आप क्या करना चाहते हैं? झाओ पिंगफेन ने दानव पूर्वज को घूर कर देखा। अब उसमें पहले जैसा सम्मान नहीं था। हालांकि टोंगटियन गुस्से में था, लेकिन उसने दानव पूर्वज को डांटने की हिम्मत नहीं की। दानव पूर्वज ने परवाह नहीं की और हल्के से कहा, यह उनकी पसंद है, आपको जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? सच कहूं तो उसे पता था कि अकेले फैंग चेन की रक्षा करना मुश्किल होगा, लेकिन इन 2 लड़कियों के साथ झाओ पिंगफान थोड़ा अधिक चिंतित हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा अधिक आशावादी होगा।